हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस और जीसीए, ठीक है, ये डिस्कस कर लिए थे, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ईएमआरएस के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये 15 क्वेश्चंस करने के बाद में आपको और भी अच्छे तरह से क्लैरिटी आ जाएगी और उस क्लैरिटी से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग व्हेन आर रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। अक्रूवल बेसिस का मतलब कि जब लायबिलिटी आपकी अराइज हो जाती है। ठीक है, ये अक्रूवल बेसिस हो गई। अगर हम पेमेंट्स की बात करें, ये अक्रूवल बेसिस हो गई। तो ये पूछ रहा है अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग व्हेन आर रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड। तो रेवेन्यूज के लिए क्या हो जाएगा कि जब राइट्स एस्टेब्लिश हो जाए तो आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, व्हेन कैश इज रिसीव्ड। नहीं, ये तो कैश सिस्टम में होता है। सेकंड है व्हेन कैश इज अर्नेड। अर्नेड का मीनिंग क्या है? रियलाइज्ड। ठीक है, और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। वो कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो रेवेन्यू है उसको रियलाइजेशन के बाद ही आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है व्हेन एक्सपेंस आर इनकर्ड, व्हेन एक्सपेंस आर पेड। देखिए, आप यहाँ पे वैसे भी इसको पकड़ सकते थे, रेवेन्यूज पूछा है तो ये एक्सपेंसेस तो होंगे नहीं, तो ये दो तो आपने जो है ऑड मैन आउट कर दिया, इसको तो आपने ऑड मैन कर दिया। अब बचे दो में डिसीजन लेना है। रिसीव्ड की बात कर रहा है, पेमेंट की बात कर रहा है, वो है कैश बेसिस। ठीक है, जो कैश बेसिस होता है आपका, ये क्या है आपके दो केसेस। अगर आपका पेमेंट की बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, या रिसीट की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कैश बेसिस। अर्नेड की बात कर रहा है, यानी कि आपने अर्न किया है, अभी आपको मिला नहीं है, यानी कि रियलाइज हुआ है, एक्चुअली आपको भी नहीं मिला है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका? अक्रूवल बेसिस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन कॉन्ट्रा असेट अकाउंट। देखिए, कॉन्ट्रा असेट अकाउंट क्या हो गया बेसिकली, जैसे कोई असेट है, ठीक है, असेट की वैल्यू में आप क्या करते हो? चेंजेस नहीं करते हो। ठीक है, चेंजेस नहीं करते हो, और उसको रिप्रेजेंट करते हो आप कैसे? अदर अकाउंट से। ठीक है, तो ये आपके कॉन्ट्रा अकाउंट कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन में अब आप बता पाएंगे कि कॉन्ट्रा असेट अकाउंट क्या है। देखिए, अकाउंट्स पेएबल नहीं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेक्ट आंसर है। ठीक है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो असेट होती है इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। ठीक, और इसको जो शो करते हैं हमारी बैलेंस शीट में, ठीक, बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। फिर एक बना लेते हैं हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें क्या करते हैं हम, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है बेसिकली, हमारे असेट की वैल्यू एवरी ईयर कम नहीं हो रही है। ठीक है, हो क्या रहा है, हम एक अक्यूमुलेशन बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, हमको एक पिक्चर पता है कि ये हमारी जो है, ये तो हमारी असेट है ये वैल्यू, और ये हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये वैल्यू। ठीक, ये आपकी नेट असेट है। तो आपने क्या किया, आपने असेट में चेंजेस नहीं किया, आपने हर साल असेट को कम नहीं किया है, आपने असेट को उसी वैल्यू पे रखा है, और डेप्रिसिएशन को चार्ज करके डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया, ठीक, टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एंट्री पास करते गए और अक्यूमुलेशन करते गए। तो इस तरह से आपने क्या किया है, कॉन्ट्रा अकाउंट क्रिएट कर लिया है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा असेट अकाउंट। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ए कॉन्ट्रा असेट अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नहीं है, ये इंडिया है ये। ठीक है, इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको कौन सेट करता है? देखिए, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड करेक्ट आंसर है। सेकंड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, नहीं। सेबी नहीं। देखिए, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ लिखा है आईसीएआई,
तो क्या ये सही है? नहीं, ये इस क्वेश्चन के रेफरेंस में सही नहीं है। देखिए समझिएगा, जो आईसीएआई है ये हमारी सुप्रीम बॉडी हो गई अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, आईसीएआई जो है इसका पार्ट है, आईसीएआई का पार्ट क्या है? एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो है ये आईसीएआई का पार्ट है, जिसका काम क्या है? फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सेट कौन करता है? एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। यहाँ पे ऐसा आंसर सही नहीं है, लेकिन अगर मान के चलिए आपको ये ऑप्शन में नहीं दिया गया हो तो बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए? आपके लिए बेस्ट ये रहेगा, मैंने हमेशा एक चीज़ बताई आपको एमसीक्यू में, बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है, बेस्ट ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, गैप जो अभी हमने पढ़ा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट सर्टेन लॉन्ग टर्म असेट बी डेप्रिशिएटेड और अमोर्टाइज्ड। ठीक है, अमोर्टाइजेशन का भी मतलब वही है, आपको चार्ज करना है उसकी कॉस्ट को ओवर देयर यूजफुल लाइफ। व्हाट प्रिंसिपल इज दिस बेस्ड ऑन? ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस है कि आपको डेप्रिशिएशन हर साल चार्ज करना होता है? देखिए कॉस्ट प्रिंसिपल नहीं, कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्विजिशन की बात करता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। गोइंग कंसर्न भी नहीं होगा, ये कहता है आपका पीरियड। ठीक है, पीरियड ऑफ बिजनेस या लाइफ ऑफ बिजनेस की बात करता है ये। ठीक है, उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये करेक्ट आंसर है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन गलत आंसर है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्यों सही आंसर है? हमने क्या देखा था कि आपके जो कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट है या आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ये किससे मैच होने चाहिए? आपकी इनकम से। तो हम क्या करते हैं, एवरी ईयर में डेप्रिशिएशन को डेबिट करते हैं, डेप्रिशिएशन को पीएनएल में चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? एवरी ईयर में डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं हम, कहाँ पे? इन पीएनएल। इससे क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली उसको इनकम से मैच करवा रहे हैं। तो एवरी ईयर में हमने उसका एक्सपेंसेस क्लेम कर लिया इनकम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैचिंग प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डबल एआई जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2022, ठीक, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस का एग्ज़ाम था ये। इसमें ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो यहाँ पे अभी डाले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ रुपीज़ कितना? 15,000 करोड़। ठीक, ए परचेज ऑफ पेंसिल फॉर ऑफिस यूज अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1200 इज नॉट शोन सेपरेटली। हमने क्या किया है, 1200 की पेंसिल से यानी स्टेशनरी खरीदी है, उसको सेपरेटली शो नहीं किया है फाइनल अकाउंट्स में। क्यों ऐसा किया है? हमने वहाँ पे कन्वेंशंस पढ़ी थी, तो उसमें एक कन्वेंशन थी हमारी, कौन सी? मटर्निटी, कि अब मटेरियल चीज़ों को दिखाओ अलग से। हम इसको रिकॉर्ड तो करेंगे, पीएनएल में चार्ज भी करेंगे, बट अलग से फाइनल अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। तो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट हमको ये बात कहता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ये देख लीजिए, लेवल देख लीजिए, इससे आपको लेवल समझ में आ जाएगा एग्जाम में असिस्टेंट जो लेवल है, सीनियर असिस्टेंट लेवल है, वो किस तरह का आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी डबल एआई का ही है। ठीक है, ये भी सेमी पेपर का है। एबीसी लिमिटेड हैड चेंज्ड इट्स मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन फ्रॉम एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड था पहले, उससे इन्होंने क्या किया? डब्ल्यूडीवी पे चले गए। ठीक है, अगले साल वापस क्या कर रहे हैं ये? ठीक, डेप्रिशिएशन को चेंज करना चाह रहे हैं और वापस क्या करना चाह रहे हैं? ये डब्ल्यूडीवी से एसएलएम में आना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट्स हायर रिकॉर्ड हो जाएंगे, है ना। तो क्या इससे क्या कर देंगे? ये प्रॉफिट्स बढ़ा लेंगे। ठीक, प्रॉफिट्स जो है ये बढ़ा लेंगे, इसलिए चेंज कर रहे हैं। पहले इन्होंने यहाँ चेंज किया, फिर इन्होंने यहाँ चेंज किया, 2 बार चेंज कर रहे हैं। जो ऑडिटर है वो ऑब्जेक्शन कर सकता है किस चीज़ का किस कन्वेंशन का वायलेशन हुआ है। ठीक, किस चीज़ का वायलेशन हुआ है ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कंसिस्टेंसी, सेकंड है कंजर्वेटिज्म, डिस्क्लोजर, मेटेलिटी। ठीक है, तो आप इसको ओड में आउट भी कर लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। बाकी देखिए, हमने क्या बात करी थी कि पॉलिसीज जो है उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। जो पॉलिसीज होती है कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी का इन्होंने वायलेशन किया है। बाकी कंजर्वेटिज्म ये नहीं है, डिस्क्लोजर नहीं है, मेटेलिटी ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर अक्रूवल, कंसिस्टेंसी एंड, ठीक है। तो ये आपसे ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस पूछी गई है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हमने पहले भी बात करी थी, क्या होती है, GCA, ओके, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न करेक्ट आंसर है, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, अक्रूवल दे दिया, कंसिस्टेंसी दे दिया, तो बचा क्या, गोइंग कंसर्न ही तो बचा आपके लिए। तो इसीलिए मैंने बोला था इसको GCA से आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप ठीक से देखें, यहाँ पे डिफिकल्टी जो है ना बिल्कुल बेसिक लेवल की है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कन्फ्यूजन की। यहाँ पे क्या क्रिएट होता है हमारे पास, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो कन्फ्यूजन को आपको अवॉइड करने के लिए मैंने बताया था GCA, देखिए वापस लिख दे रहा हूँ, GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। आप रट लीजिए इस चीज को, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है वो आपके लिए फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ये 3 क्वेश्चन जो हमने देखे अभी, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन AA में पूछा गया है। सोच लीजिए आप, AA के एग्जाम में ये पूछा गया है, सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के एग्जाम में। तो इस तरह का लेवल आता है। अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा, अगर आपने मेरी जो लास्ट क्लासेस देखी हैं कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट की, तो आपको बहुत इजीली ये समझ आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइल एस्टिमेटिंग अनरियलाइज्ड रेवेन्यू व्हाट प्रिंसिपल अप्लाइज, ये कह रहा है कि आपने जो एस्टिमेट करने हैं क्या अनरियलाइज्ड रेवेन्यू, जो कि अभी रियलाइज नहीं हुए हैं, ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है। देखिए एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म, ठीक है, एक प्रिंसिपल पढ़ा था कंजर्वेटिज्म। ये दो बातें कहता है, ठीक है, दो बातें क्या कहता है, एक्सपेंस के केस में तो कहता है आपको एंटीसिपेटरी जो एक्सपेंस है, ठीक, एंटीसिपेटरी जो एक्सपेंस है इनको आपको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। बट जो इनकम है, रेवेन्यू है, ठीक है, इनको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है एंटीसिपेटरी बेसिस पे। कब करना है, ओनली व्हेन रियलाइज्ड, ठीक है, तो रियलाइज्ड होने पे ही करना है। अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। ये कह रहा है अनरियलाइज्ड रेवेन्यू है, इनका एस्टिमेशन करते समय कौन सा प्रिंसिपल लगाना चाहिए। देखिए प्रूडेंस, आपको बताया था कंजर्वेटिज्म है, उसको क्या कहते हैं, प्रूडेंस भी कहते हैं। एक क्वेश्चन भी हमने किया था, क्वेश्चन था कि डॉक्ट्राइन ऑफ, ठीक है, प्रूडेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रूडेंस, तो उसका आंसर था कंजर्वेटिज्म। क्लास के दौरान हमने क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर कंजर्वेटिज्म भी करेक्ट आंसर है, और जिसको प्रूडेंस भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, ABC लिमिटेड हैज बीन चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने AA वाला किया था, AA वाला किया था, ये आप खुद भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद करिए और कमेंट करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, when according to the revenue recognition principle should sales revenue be recognized। ये कह रहे हैं कि जो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है, तो आपको सेल्स का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है। देखिए हमने एक रियलाइजेशन की बात करी थी, ठीक है, रेवेन्यू 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 रिकॉग्निशन, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब वो रियलाइज्ड हो जाए, ठीक है। यानी कि एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सामान बेचा है, तो जब क्या हो जाना चाहिए, रिस्क एंड रिवार्ड जो है ये आपका ट्रांसफर हो जाना चाहिए। बेसिकली रिस्क एंड रिवार्ड कब ट्रांसफर होता है, जब आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, ऐसे ही तो है। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, इस बेस पे इसका आप आंसर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है व्हेन ए परचेज ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर गुड्स। देखिए जब PO क्रिएट किया तब थोड़ी आप रिकॉर्ड कर लेंगे, रेवेन्यू नहीं करेंगे ना, अभी तो सिर्फ परचेज ऑर्डर दिया है, तो ये ऑप्शन गलत। द पेमेंट इज मेड फ्रॉम बैंक अकाउंट इन एडवांस। देखिए एडवांस पेमेंट आपने कर दिया, एडवांस पेमेंट करने से ये थोड़ी सेल्स रेवेन्यू बन जाएगा, नहीं बनेगा। यानी कि हमारे केस में क्या हो गया, ये एडवांस रिसीट हो गया। इसको लिख देता हूँ मैं, ये एडवांस रिसीट हुआ है, रिसीट फ्रॉम कस्टमर, ठीक। सी ऑप्शन है इन द केस ऑफ ए परचेज, परचेज के केस में ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। ये करेक्ट आंसर है, यही तो मैंने आपको बोला, ठीक है, यही है मैंने आप क्लास में समझाया था, और यही आंसर सी, ठीक है, डी भी आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सी, व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। तो जब ट्रांसफर हो जाएगी तब आप क्या कर लीजिए, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11,
A contingent liability is shown at the balance sheet due to which of the following reason? कंटिजेंट लाइबिलिटी, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे ना, फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन, उस समय इसको एक बार डिटेल में भी देखेंगे, बट एक बार यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि जो कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है ना, ये मनी मेजर्ड नहीं है, ठीक है, मनी मेजर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या है अकाउंटिंग नहीं करते हैं, ठीक, डोंट अकाउंट, हम अकाउंट नहीं करते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट पे पड़ता है, हमारे स्टेक होल्डर्स को भी है। तो हमने क्या बोला, जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल है वो आपको डिस्क्लोज करनी है, आपको डिस्क्लोज करनी है। तो उसको तरीका क्या है, उसका तरीका क्या है कि आप नोट्स टू अकाउंट्स में डाल दें, नोट्स टू अकाउंट्स में उसको डाल देंगे। ये हम सब बातें बाद में करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लासेस में। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जो कंटिजेंट लायबिलिटी है बैलेंस शीट में शो हो रही है, क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि हमको डिस्क्लोजर करना है, हमको पूरा डिस्क्लोजर करना है। ये आंसर हमारे गलत हो गए। मटेरियल तो है, ये बिल्कुल मटेरियल है, लेकिन डिस्क्लोज करने का रीजन हमारा है फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 23-24 में एबीसी लिमिटेड परचेज्ड पेन ऑफ 100। देखिए इसका आंसर आप खुद दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट करिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको आप वही कॉन्सेप्ट फॉलो करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाया हुआ है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को काफ़ी बार मिलते हैं, तो इसको आप खुद से करिएगा। ऐसा हम क्वेश्चन एक AA वाला कर चुके हैं, तो हिंट के लिए मैं दे रहा हूँ, आप AA वाला जाके देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल डूइंग द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन मिस्टर ए, जो अकाउंटेंट है एबीसी लिमिटेड के, इन्होंने क्या किया, स्टॉक का वैल्यूएशन कर दिया कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, और ये मानते हुए दैट इट इज़ मोर स्टेबल इन नेचर। इन्होंने ये नहीं देखा कि ये लोवेस्ट है या हाईएस्ट है या मार्केट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, इन्होंने सीधा सीधा कॉस्ट पे कर दिया और इन्होंने दलील क्या दी, रीजनिंग क्या दी कि ये स्टेबल होता है। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मस्ट हैव फॉलोड, इनको क्या फॉलो करना चाहिए था, इनको फॉलो करना चाहिए था कि मार्केट प्राइस देखें, ठीक है, फिर कॉस्ट प्राइस देखें, फिर दोनों में से जो लोअर हो, विच एवर इज लोअर, वो इनको रिकॉर्ड करनी है। तो इनको क्या देखना चाहिए था, बताइए, क्या कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं, कंजर्वेटिज्म नहीं, इसका आंसर कंजर्वेटिज्म, इसका आंसर क्या है, कंजर्वेटिज्म। देखिए ये मैंने आपको यहाँ फंसाने के लिए पूरा क्या था। अगर आपने मेरी क्लास पिछली वाली सब देखी है, अगर सारी क्लास आपने दोनों वीडियो ठीक से देखे हैं और उसके अंदर जो मैंने एक MCQ भी कराया था, अगर आपने वो MCQ देखा है तो आप इसका आंसर 100% कंजर्वेटिज्म दे देते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जो कोस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये किसके लिए है, ये असेट्स के लिए है। तो असेट्स की क्या करते हैं हम, रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स करते हैं। किस वैल्यू पे करते हैं, हम करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं ना। तभी तो हमने एक एयर कंडीशनर का एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने फ्रेट, इनवार्ड और जो स्टेबलाइजर है, इंस्टॉलेशन, सबको जोड़ के एक वैल्यू लगाई थी। तो ये तो हमारा हो गया था कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है नहीं ना ऑप्शन में, सॉरी है क्या, हाँ ठीक है, ऑप्शन डी है, तो आप ऑप्शन डी भी लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है। यहाँ पर जो एक और एग्जाम्पल मैंने कराया था, उसमें मैंने बताया था कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है और मार्केट प्राइस होता है, दोनों में से कम हम इसीलिए लेते हैं कि हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए अननेसेसरी। तो प्रूडेंस जो है या कंजर्वेटिज्म है, वो क्या कहती है कि आपको रेवेन्यू को जब तक रियलाइज ना हो जाए रिकॉर्ड नहीं करना है। अब मान के चलिए कि आपकी कॉस्ट प्राइस तो है 100 और मार्केट प्राइस है आपकी 80, और आप क्या कह रहे हैं कि मैं तो कॉस्ट प्राइस पे करूंगा क्योंकि स्टेबल है। तो टेक्निकली आपने क्या किया, 20 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर लिया ना। तो प्रॉफिट तो आपको बुक करना ही नहीं जब तक रियलाइजेशन नहीं हो जाए। तो आपको कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो करना चाहिए, कंजर्वेटिज्म फॉलो करना चाहिए। और कंजर्वेटिज्म के तहत आप क्या करोगे, दोनों में से जो भी लोअर होगी, विच एवर इज लोअर, वो आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, मेटर्निटी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको जानबूझ के एक थ्योरी बताई, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इसमें फंसे होंगे अगर उन्होंने मेरी क्लास नहीं देखी होगी। आप पीछे जाके क्लास देखिएगा, क्लास में डिटेल से इसका डिस्कशन करवाया मैंने, और यहाँ पे एक बार ब्रीफ में मैंने समझा दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द क्लासिफिकेशन ऑफ असेट ऑफ ए बिजनेस इनटू करंट एंड नॉन करंट ड्यू टू विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है
कि जो करंट और नॉन करंट होती है हमारी, ठीक है, 12 मंथ्स वाली होती है, मोर देन 12 मंथ्स वाली होती है, या सेट होती है हमारी, इनको हम आइदर करंट शो करते हैं या फिर नॉन करंट शो करते हैं। ये किस बेसिस पे करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए, अगर बिजनेस जो है हमारा अगर यहाँ तक ही चलेगा तो उसको हम एक ही कैटेगरी में डाल देंगे ना। अलग अलग कैटेगरी क्यों बनानी है? अलग अलग कैटेगरी इसलिए बनानी है क्योंकि बिजनेस चले जा रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सी असेट जो है कहाँ पे हमको मिलने वाली है उसकी वैल्यू, और कौन सी असेट की वैल्यू कहाँ तक मिलने वाली है, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म नहीं, अभी हमने बात करी, ये तो हो नहीं सकता। मेटेरियलिटी, इसमें कोई मेटेरियलिटी जैसा था नहीं। कंसिस्टेंसी जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सिर्फ एक गोइंग कंसर्न बचता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोइंग कंसर्न। क्योंकि हमने बोला इनडेफिनेट पीरियड होता है, क्या होता है? इनडेफिनेट पीरियड होता है, किसका? बिजनेस का। तो बिजनेस का जब इनडेफिनेट पीरियड होता है तो आपको क्या करना है? करंट नॉन करंट दोनों को बांट के दिखाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एबीसी लिमिटेड इज मेकिंग 2% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एवरी ईयर। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, और ये टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई उनमें से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे या कॉन्सेप्ट से आप 100% सॉल्व कर देंगे, बट फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। एबीसी लिमिटेड जो है 2% का प्रोविजन बनाती है। 2% का प्रोविजन किसका बनाती है? डेटर्स का। ये मान के चलती है कि 2% क्या हो जाएंगे? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो पीबीडीए बनाती है कितने रेट्स पे? 2% पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉलोड, यहाँ पे क्या किया गया है, आपको दो पूछ लिए हैं, एक ही क्वेश्चन में आपके दो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। देखिए, अब धीरे धीरे एग्जाम थोड़े डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। ऊपर के क्वेश्चन बताए थे पहले इस तरह के आते थे, आजकल इस तरह के भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ दो दो चीजें आपकी चेक कर ली जाती है, ठीक है। अब इसको हम ठीक से देख लेते हैं। देखिए, इसमें दो बातें हुई है। एक क्या हुआ है? एक तो हुआ है हमने लॉस कह लें या एक्सपेंस कह लें, इसको हमने क्या किया है? फोरकास्ट किया। फोरकास्ट किया और इसकी क्या कर दी हमने? बुकिंग कर दी अकाउंट्स में, ठीक है। एक काम तो ये किया है हमने, ठीक। दूसरा काम हमने क्या किया है? देखिए, हमने क्या किया है? इसको एवरी ईयर फॉलो किया है। हमने क्या किया है? इसको एवरी ईयर फॉलो किया है, ठीक। एवरी ईयर फॉलोड, दोनों बातें करिए तो अब आप इसको ठीक से पकड़ पाएंगे। देखिए, कंजर्वेटिज्म बिल्कुल ठीक है। कंजर्वेटिज्म ही तो कहता है कि आपको फ्यूचर के जो लॉसेस है उनको फोरकास्ट करना है और उनको अकाउंट करना है, तो कंजर्वेटिज्म करेक्ट है। बट कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये करेक्ट है। सेकंड, कंसिस्टेंसी, फिर कंसिस्टेंसी जो है करेक्ट है क्योंकि आपने क्या किया? एवरी ईयर ये ट्रीटमेंट किया है तो कंसिस्टेंट रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी करेक्ट है। बट मेटेरियलिटी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये गलत है। कंसिस्टेंसी एंड प्रूडेंस, देखिए नाम बदल दिया कंजर्वेटिज्म का, आपको कंफ्यूज किया जाता है पेपर में। आप देख के चलेंगे तो बहुत टफ नहीं आते हैं क्वेश्चंस, बट आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवाया जाता है, अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए। कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। आप है ना अपने कॉन्सेप्ट को है ना ब्रश करते रहिए, एकदम चमकाते रहिए उनको, बार बार चीजों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जितना पढ़ेंगे, जितना आप एमसीक्यूज करेंगे, उतने ही ये आपके शाइन होते जाएंगे और उतना ही आप शार्प होते जाएंगे, फिर आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपका कंसिस्टेंसी, ये हम यहाँ ठीक ही बात कह रहे थे, और प्रूडेंस क्या हो गया आपका? कंजर्वेटिज्म, जो कि ये है। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, गोइंग कंसर्न यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी ठीक था, कंसिस्टेंसी ठीक था, गोइंग कंसर्न ठीक नहीं है। यानी कि आपको क्वेश्चन से पहले बाहर निकालनी थी दो बातें। एक तो क्या कि ये प्रोविजन है, तो फोरकास्ट किया है आपने, आपने लॉसेस की एंट्री की है जो कि आपका कंजर्वेटिज्म है, प्रूडेंस है। और सेकंड, आपने एवरी ईयर किया है, यानी एवरी ईयर करने का मतलब कंसिस्टेंटली फॉलोड किया है। तो ये था आंसर नंबर सी, ठीक है। तो ये हमारी जो है पूरी क्लास खत्म हो चुकी है। ये हमारी थी एमसीक्यूज, जो किससे रिलेटेड थे हमारे एमसीक्यूज? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं बन सकते, बहुत सारे बन सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस या इनमें जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं ना, ठीक है, आइदर आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे पेपर में या इनका कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों में से कुछ भी आपको देखने को मिलेगा, 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इनको अच्छे से करिए, और कहीं भी डाउट अगर आपको आ रहा है ना, तो आप क्या करिए, आप लास्ट का वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। लास्ट का वीडियो देख लीजिए। वीडियो में आपका क्लास नंबर, आई गेस मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है क्लास नंबर 5 है, ये ईएमआरएस की, ईएमआरएस अकाउंटेंट की क्लास नंबर 5 है, ठीक है। वो आप देख लीजिए, इससे आपको ठीक से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। जो EMRS की हमारी क्लासें चल रही है और ये कंटिन्यू क्लासें चलेगी, और ये सिलेबस हम कंप्लीट पूरा करवाएंगे आपको बिना किसी कॉस्ट के, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कुछ नहीं करना है, आप बस ये पढ़ते रहिए, आप इसको एक्सेल करते रहिए, और एग्जाम की जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी वो स्ट्रेटजी पे आप क्लास जो 1 थी हमारी उसको आप एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे MCQ तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे हमको सपोर्ट मिलेगा और हेल्प मिलेगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।